प्रिय विद्यार्थियों, यह ई लेक्चर केन्स के मुद्रा के मांग के सिद्धांत का भाग 3 है। भाग प्रथम और द्वितीय में हमने वे 3 उद्देश्य देखे थे जो केन्स द्वारा बताए गए हैं कि व्यक्ति, परिवार तथा फर्में क्यों मुद्रा की मांग करती हैं या क्यों नकदी अपने पास रखना पसंद करती हैं या तरलता अधिमान किन उद्देश्यों से होते हैं। केन्स द्वारा बताए गए मुद्रा के उद्देश्यों के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग के 2 भाग हैं। उन्होंने मुद्रा की मांग को, कुल मांग को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला, सौदा और सतर्कता उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग। उन्होंने इन दोनों को एक श्रेणी में रख दिया है, सौदा तथा सतर्कता उद्देश्य। ये है एक भाग, इसी को हमने भाग 1 में पढ़ा था। और दूसरा है सट्टा उद्देश्य, जो हमने भाग 2 के अंतर्गत पढ़ा था। तो इस प्रकार से मुद्रा की मांग को 2 भागों में केन्स द्वारा विभाजित किया गया है। एक के अंदर उन्होंने पहले 2 उद्देश्य सौदा और सतर्कता उद्देश्य रखे हैं और दूसरे भाग में सट्टा उद्देश्य को रखा है। इसका क्या कारण है? सौदा और सतर्कता उद्देश्य, इन दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग को केन्स ने नाम दिया है सक्रिय नकदी शेष या एक्टिव बैलेंसेस। ये इसलिए कि ये विनिमय के माध्यम के रूप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रियता से कार्य करते हैं और निष्क्रिय रूप में नहीं पड़े रहते हैं। दूसरी ओर है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत रखी गई मुद्रा निष्क्रिय पड़ी रहती है, विनिमय के भी काम में नहीं ली जाती है और ब्याज कमाने के काम में भी ये नहीं ली जाती है। ये पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ी रहती है और इसको नाम दिया है केन्स ने निष्क्रिय नकदी शेष या आइडल और पैसिव बैलेंसेस। तो ये कारण है जिसकी वजह से 2 भाग में विभाजित किया है केन्स के द्वारा मुद्रा की मांग को। इसके अलावा इनको प्रभावित करने वाले तत्व भी अलग अलग हैं। पहले भाग में जो ली गई हैं सौदा और सतर्कता, उनको आय प्रभावित करती है और सट्टा उद्देश्य के लिए जो मांग है उसको ब्याज की दर प्रभावित करती है। ये हम आगे देखेंगे। पहले हम ये समझें कि इस ई लेक्चर के अंदर मुद्रा की मांग, कुल मांग कैसे निकाली जाए, इसका अध्ययन किया जाएगा। और इसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ा कि किस तरह से केन्स ने 2 भागों में विभाजित किया है और विभाजन के बाद में कुल मांग निकाली गई है। कुल मांग जो है वो क्या है? सौदा उद्देश्य की मांग, सतर्कता उद्देश्य की मांग और सट्टा उद्देश्य की मांग। इन तीनों के अंदर मांगी गई मुद्रा कुल मांग के अंतर्गत आती है। मुद्रा की कुल मांग के अंदर इन तीनों के अंतर्गत मांगी जाने वाली मुद्रा आती है। अब इसमें 2 भाग उन्होंने किए हैं, एक है सौदा और सतर्कता उद्देश्य। तो इसको हम दिखा रहे हैं M1 के द्वारा और दूसरा भाग है सट्टा उद्देश्य, उसको हम दिखा रहे हैं M2 के द्वारा। तो ये जो कुल मांग है MD, वो किन दोनों का योग है? M1 तथा M2 का। M1 क्या है? सौदा तथा सतर्कता उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग। और M2 क्या है? सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। इस प्रकार से इन दोनों का योग MD है। दोनों को योग अगर कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कुल मुद्रा की मांग प्राप्त हो जाती है। MD = M1 + M2। अब ये M1 की क्या विशेषता है? M1 अर्थात सौदा उद्देश्य तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। ये मुख्य रूप से आय के स्तर Y पर निर्भर करती है। बाद के अर्थशास्त्रियों ने केन्सोपरांत जो हुए थे, केन्सोत्तर अर्थशास्त्री जिन्हें कहते हैं हम,
उन्होंने बताया था कि ब्याज की दर भी प्रभावित करती है, परंतु व्यावहारिक कारणों से ये मान लिया गया है कि इन दोनों उद्देश्यों को आय के स्तर के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से M1 आय का फलन है, अर्थात सौदा उद्देश्य तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आय का फलन है। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, M1 = FY। अब यहाँ पे F दिखा रहा है फलनात्मक संबंध, Y आय है, और इसी को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, M1 = L1Y। यहाँ L1 क्यों लिया है हमने, क्योंकि मुद्रा की मांग किसके लिए की जा रही है, तरलता अधिमान के लिए। तरलता वरीयता के कारण मुद्रा की मांग की जाती है, और तरलता को हम कहते हैं इंग्लिश में लिक्विडिटी, L फॉर लिक्विडिटी। पहला भाग है ये, इसलिए L1। तो जो M1 है, पहला भाग जो है, जो एक्टिव बैलेंसेस हैं, वो किस पे निर्भर करते हैं, आय के ऊपर निर्भर करते हैं, और इनके संबंध को हम L1 द्वारा दिखाते हैं। M1 = L1Y। अब दूसरा भाग है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। इसको हम दिखाते हैं M2 के द्वारा, और इसका ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ पे F फलनात्मक संबंध दिखा रहा है, R है ब्याज की दर। तो इस तरह से M2 किस पर निर्भर करती है, ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। या हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, M2 = L2R। अब यहाँ पे L2 क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता वरीयता का L लिया हमने, दूसरा भाग है ये, इसलिए 2 लिया, और R किस लिए लिया है, ब्याज की दर के लिए, क्योंकि यह ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो निष्क्रिय शेष जो हैं या पैसिव बैलेंसेस या आइडल बैलेंसेस M2, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करते हैं। और विपरीत संबंध का क्या तात्पर्य है, यदि ब्याज की दर बढ़ती है तो आइडल बैलेंसेस घटते हैं, और यदि ब्याज की दर घटती है तो आइडल बैलेंसेस बढ़ते हैं। मुद्रा की कुल मांग सक्रिय नकद राशियों और निष्क्रिय नकद राशियों, इन दोनों का योग है। इसलिए हम MD या कुल मुद्रा के मांग फलन को इस प्रकार दिखा सकते हैं, MD = L1Y + L2R। और इसको हम फलनात्मक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, MD = FYR। अब यहाँ F दिखा रहा है फलनात्मक संबंध, Y आय है और R है ब्याज की दर। तो कुल जो सक्रिय नकद राशियों और निष्क्रिय नकद राशियों की मांग जो है, MD या कुल मांग जो है, वो किस पर निर्भर करती है, दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक आय के स्तर पर और दूसरा ब्याज की दर के स्तर पर। अर्थात मुद्रा की कुल मांग आय तथा ब्याज की दर का फलन है। सौदा तथा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग को सट्टा उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग से जोड़कर कुल मुद्रा की मांग निकाली जा सकती है। ये चित्र द्वारा अब हम समझेंगे। चित्र द्वारा हम देख सकते हैं फलनों को वक्रों के रूप में, सीधी रेखाओं के रूप में, और एक चित्र कहते हैं 100 शब्दों के बराबर होता है। जो बातें हमें 100 शब्द समझा सकती हैं, वही बात एक चित्र समझा सकता है, क्योंकि अब हम वक्र को अपनी आँखों से देख सकते हैं, इस संबंध को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो चित्र 1 के अंदर हम देखेंगे कि मुद्रा की कुल मांग MD, सौदा तथा सतर्कता उद्देश्यों की मांग M1 तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मांग M2 के योग द्वारा इनमें दिखाई गई है। चित्र के अंदर, चित्र में सौदा तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को आय का फलन L1Y के रूप में दिखाया गया है। यह एक खड़ी रेखा है जो यह प्रकट करती है कि ब्याज दर के
सभी स्तरों पर इनकी मांग स्थिर रहती है। चित्र से देखते हैं हम, शब्दों में तो हमें थोड़ा बहुत ही समझ आया, खड़ी रेखा है कैसी दिखती होगी, ब्याज के दर के सभी स्तरों पर इसकी मांग स्थिर रहती है। ये चित्र से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। चित्र 1, मुद्रा की कुल मांग, मुद्रा का कुल मांग फलन। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे M1 से संबंधित स्थिति। M1 के लिए हमने क्या देखा था कि एक खड़ी रेखा है। अब ये L1Y रेखा आप देख सकते हैं, ये टर्कॉइज कलर में आपको दिख रही है, एक सीधी खड़ी रेखा L1Y। तो जो सौदा उद्देश्य तथा सुरक्षा उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग प्रथम भाग जो है L1, वो Y के ऊपर या I के ऊपर निर्भर करता है। अब ये ब्याज की दर से इसका क्या संबंध है? ब्याज की दर इसको प्रभावित नहीं करती। ब्याज की दर चाहे R0 हो, चाहे बढ़कर R2 हो जाए, चाहे R1 हो जाए, कोई भी स्तर हो ब्याज की दर का, प्रत्येक स्तर पे आपकी ये OM1 ये बराबर ही चल रही है, हर दर पर ये बराबर रहेगी। इस ब्याज की दर से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस तरह से ये खड़ी रेखा हमको दिखाई देती है, या ब्याज बेलोच इसे हम कह सकते हैं। अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी है M2 की स्थिति। मुद्रा की मांग का दूसरा भाग है M2 या सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। ये एक वक्र के रूप में दिखाई दे रही है, जिसको हम L2R द्वारा दिखा रहे हैं, अर्थात ये ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। अब इसमें विपरीत संबंध है, इसलिए नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की ओर दाहिनी ओर जाता हुआ ये वक्र है। लाल रंग से आप वक्र देख सकते हैं जो दाहिनी ओर नीचे की ओर जाता हुआ वक्र है। ब्याज की दर सबसे कम है R0, उससे अधिक है R2 और सबसे अधिक है R1। तो जैसे जैसे ब्याज की दर घटती जाती है, नीचे की ओर जाती जाती है, वैसे वैसे ये नीचे की ओर जाती जाती है, मांग भी M2 भी कम होती चली जाती। इनमें विपरीत संबंध है, इसलिए जैसे जैसे ब्याज की दर घटती जाती है वैसे वैसे M2 बढ़ती जाती है। विपरीत संबंध की वजह से ढाल आपको नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है, या ऋणात्मक ढाल इसका दिखाई देता है। R0 न्यूनतम दर है, उसके बाद में ब्याज की दर नहीं घट सकती, क्योंकि बाज़ार में यही अपेक्षा की जाती है कि इससे नीचे ब्याज की दर नहीं जाएगी। ये मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है कि क्या आकांक्षाएं, क्या संभावनाएं, क्या अनुमान या प्रत्याशाएं लगाई जाएंगी ब्याज की दर के बारे में, क्योंकि हमने देखा था कि ये बॉन्ड की कीमतों को प्रभावित करती। तो यहाँ पर हम ध्यान केंद्रित इस चीज़ पे करेंगे कि किस तरह से ये नीचे की ओर ढलान लेता हुआ वक्र है। अब तीसरा जो भाग आ जाता है वो आ जाता है कुल मांग, MD, डिमांड फॉर मनी। उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों के योग के अलावा, L1Y और L2R के योग के द्वारा। अब ये योग किस तरह से लगाया जाएगा? जैसे ये दूरी आप देख लेंगे, R1 पर कितनी दूरी है, R2 पर कितनी दूरी है, R0 पर कितनी दूरी है। तो ये देखते हैं आप कि सब बराबर दूरी पर है। L1Y जो खड़ी रेखा है, तो यहाँ पे इतनी दूरी आगे हम बढ़ जाएंगे, और फिर उसके बाद में ये वक्र L2R है, ये वैसा का वैसा आ जाएगा आपका, क्योंकि हमने दोनों का योग लगा दिया है। तो इसलिए जो MD वक्र है वो थोड़ा आगे की तरफ सरका हुआ है। M2 में R1 पे आपकी मुद्रा की मांग 0 है, मतलब बिल्कुल Y अक्ष से शुरू हो रहा है। ये R1 पे मुद्रा की मांग 0 है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग 0 है R1 पे, और इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये Y अक्ष से सटा हुआ है, उसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और तीसरे भाग में ये स्पर्श नहीं कर रहा है, MD स्पर्श नहीं कर रहा है। इसका क्या कारण है? ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की, ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है ये वाली दूरी।
चित्र में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग M2 को ब्याज की दर के फलन L2R के रूप में हमने देखा। इसका वक्र बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर झुकता हुआ है, ये भी हमने देखा। न्यूनतम ब्याज दर हमने देखा R0 है, जहाँ पर ये पूर्णतया लोचशील हो जाता है। इसको आप देख सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल रेखा की तरह हो जाता है, लोचशील यहाँ पे जाके ये हो जाता है। न्यूनतम ब्याज दर R0 पर यह पूर्णतया लोचदार या लोचशील या परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। कुल मांग फलन MD इन दोनों के योग के रूप में दिखाया गया है। ब्याज की दर R1 पर निष्क्रिय नकद राशियां अथवा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग 0 है। ब्याज की दर R0 पर, क्योंकि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार है, अतः कुल मांग वक्र भी पूर्णतया लोचदार है और एक्स अक्ष के समानांतर है। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये भी एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह से M1 और M2 का योग करके MD निकाली जाती है, अर्थात किस तरह से भाग 1 और भाग 2 का योग करके कुल मांग निकाली जाती है। या तीसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं कि किस तरह से एक्टिव बैलेंसेस और पैसिव बैलेंसेस की मांग का योग करके कुल मांग निकाली जाती है। धन्यवाद।